बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। बड़े बड़े फैसले इस्लामाबाद में हो रहे हैं और उन पर अमल दरामद जो है वो हमें लाहौर की गलियों में, सड़कों पर नज़र आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि एक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को बुलाया गया था वज़ीर आज़म हाउस में और उनके साथ एक मीटिंग की गई थी और उस मीटिंग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे और अहम लीगी वज़रा और लीगी रहनुमा थे और निगरान वज़ीर आला को एक ख़ास टास्क दिया गया था और उनके ज़रिए कन्वे कर दिया गया था पुलिस को भी और इंतज़ामिया को भी, अब ज़रा थोड़ा सा अपने मसल्स जो हैं वो टाइट करें और ख़ास ही साथ ये जो आपने चेहरों पे पर्दे चढ़ाए हुए नकाब इनको उतारें और जो भी हुकूमत हुक्म दे आपको उस हुक्म की तामील होनी चाहिए। और ये हुक्म जो है वो आया है लंदन से, नवाज शरीफ साहब और जाती उमरा। इस वक्त आप एक बात जहन में रखें, गौर फरमाएं कि पाकिस्तान का जो उमूर ममलिकत हैं ये शहबाज शरीफ साहब नहीं चला रहे, ये मोहसिन नकवी साहब नहीं है, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी नहीं है, बल्कि ये जाती उमरा से इस वक्त कंट्रोल हो रहा है। मरकज़ भी और पंजाब भी दोनों जो हैं ये जाती उमरा से कंट्रोल हो रहे हैं और लंदन से कंट्रोल हो रहे हैं और नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा जो हैं वो बराह रास्त हुक्म देती हैं। पंजाब पुलिस उनके कंट्रोल में है और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनकी भी बात कहा गया है कि उनकी बात भी नहीं सुननी अगर कोई नरमी और रियायत शायद की बात करें। इसलिए जो वहाँ पे प्लानिंग की गई थी, दो प्लानिंग्स हुई थी, एक वकला के साथ, वकला तंजीमों को बुलाया गया था, बार काउंसिल्स को बुलाया गया था, वकला तंजीमों को नहीं, बार काउंसिल्स को बुलाया गया था वज़ीर आज़म हाउस में। वहाँ बैठ के ये तय किया गया था कि जुडिशरी पे और ऑनरेबल जजेस पे कैसे हमलावर होना है और उनको कैसे रुस्वा करना है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कैसे करना है, उनको डिवाइड कैसे करना है, उनको ब्राइब कैसे करना है, उनको धमकियां कैसे देनी है। हर तरह से वहाँ पे सारी की सारी प्लानिंग की गई थी और सुप्रीम कोर्ट पे भी उन्होंने कहा था कि काम करें, हाई कोर्ट्स पे भी काम करें और जो जज इस वक्त रूल ऑफ लॉ की बात करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात करेगा, उसको ज़रा उनकी जो सुप्रीमेसी है उसको आपने ज़रा तार करना है। ये सारी प्लानिंग्स वहाँ पे हुई हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ख़तरा नज़र आ रहा है इनको, वो ख़तरा ये है कि इनके इस सारे मामले में पीडीएम जो है, पीडीएम एक तो मुंतशिर होएगी और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फासले पे खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करना चाह रही। ये सारे के सारे हालात जो हैं, मैंने आपको बताया था कि 15 से 20 मार्च 15-20 मार्च की जो तारीख दी जा रही है बहुत सोच समझ के दी गई थी और 15-20 मार्च पे अभी भी कारबंद है कि 15-20 मार्च से पहले हमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी चाहिए। और जबकि इस पे ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है और ना ही स्टैब्लिशमेंट की तरफ से मैं आपको बता दूं कि वाज़ेह तौर पे ये जो गिरफ्तारी का फैसला ये इनका अपना फैसला होगा। और ये आज राना सनाउल्लाह साहब ने, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि निजी महफिलों में ये कहते हैं कि जी हमें तो वो गिरफ्तार नहीं करने दे रहे, हम तो गिरफ्तार करना चाहते हैं, वो गिरफ्तार नहीं करने दे रहे। आज इन्होंने कहा भी है कि हमें उस तरफ से कोई रुकावट नहीं है, राना साहब ने कहा है। नहीं, असल बात ये नहीं है। बात यह है कि ये कहते हैं कि ये सारे का सारा जितना भी जो सानिया मॉडल टाउन जैसे हुआ था, ये उससे डबल ट्रिपल जो है सानिया मॉडल टाउन का खतरा है लाहौर में। तो ये कहते हैं कि ये सारे के सारे रियासती इदारे जो हैं वो इसकी ओनरशिप लें। तो ये उससे ये सारी का सारी प्लानिंग जो है वो हो रही है। और लाहौर में आज क्योंकि चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं, एक बात नोट करें, बिल्कुल आप जब भी मैं आपको कहता हूँ ना कि अच्छी खबरें आ रही हैं तो अच्छी खबरें होती हैं और वो जो अच्छे लोग हैं हर जगह बैठे हैं, जो पाकिस्तान का सोचते हैं, जो समझते हैं, क्योंकि इलेक्शन की तरफ जाना ही जाना है। ये नून लीग और मौलाना, ये दो जो हैं जमातें, नून लीग और मौलाना, खासतौर पे जाती उमरा, जाहिर है पंजाब इनका बेस कैंप था, वो बेस कैंप उखड़ गया है और ये उस बेस कैंप को हर सूरत में वापस लेना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शन में ये सब फारिग हो चुके हैं, बेस कैंप खत्म हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए मुतमिन है कि सिंध उसके पास है, उसको कोई नहीं नुकसान। जरदारी साहब बड़े खुश हैं
اور بلاول صاحب بڑے خوش ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو سیاسی جاگیر ہے وہ بچائی ہوئی ہے، اس کے بیس کیمپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ الیکشن آج ہوتے ہیں، الیکشن 2 مہینے بعد ہوتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جیت جائے گی سندھ میں اور اس کو دوسرا بڑے صوبے کی حکومت مل جائے گی، لیکن اصل مسئلہ ہے نون لیگ کا اور مولانا کے، یہ کدھر جائیں گے؟ یہ ہو گئے در بدر، سیاسی طور پہ واقعتاً سیاسی طور پہ یتیم ان کو کر دیا ہے عمران خان نے اور اس رجیم چینج آپریشن نے۔ اس رجیم چینج آپریشن نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور یہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل بھی، عزت بھی گئی، جان بھی، مال بھی گیا، آبرو بھی گئی، سب کچھ یہ گنوا بیٹھے ہیں۔ اب ان کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، لیکن عوام نہیں ہے ان کے ساتھ، عوام نہیں ہے ان کے ساتھ، سسٹم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اندر خانے جو پلاننگز کرتے ہیں، مریم صاحبہ ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، رانا صاحب ہیں، یہ اندر خانے جو پلاننگز کر رہے ہیں وہ تو سارے کا سارا زہر آلود قسم کی پلاننگ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو کس طرف جتنا بھی خراب کر سکتے ہیں ہم کر دیں، تاکہ عمران خان الیکشن نہ ہو، الیکشن کے حالات کو خراب کیا جائے۔ اور یہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے، اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ خاص حد سے آگے نہیں جا سکتی۔ وہ میں آپ کو ایک 2 لفظی بات ہے، وہ اس حکومت کو گرانے میں، نہ تو اس حکومت کو گرانے میں یعنی کہ ان کو شہید کرنے میں کوئی اپنا حصہ ڈالے گی کہ جناب ان کو بلا کے کہا جائے کہ جناب بس آپ بہت ہوگی، بس کریں، تو انہوں نے فوراً شور مچا دینا ہے کہ جناب دیکھیں اب یہ اسٹیبلشمنٹ نے فلور کراسنگ کر دی، یہ ادھر چلے گئے، یہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بس کریں، لیکن ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ جتنی بھی اس وقت میٹنگز ہو چکی ہیں، ہر میٹنگ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک ہی بات کی ہے، اور جو وہ وزیر اعظم سے اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں اور دیگر اجلاسوں میں جب ایک بات کرتے ہیں کہ کنسنسس ڈیولپ کریں اور یہ کشیدگی ختم کریں، یہ ٹینشن کو ختم کریں، حالات کو نارمل کریں، تو یہ ساری باتیں جب کرتے ہیں تو وہ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ عمران خان کو تو نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ تو اسحاق ڈار صاحب کے جو تاجروں کی موجودگی میں جو میسج کنوے کیا آرمی چیف نے، جس کو انہوں نے ٹوسٹ کیا اور اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا اور اس سے ایک نیا تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی، اگر آرمی چیف تاجروں کی موجودگی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور عمران خان کو ملنا چاہیے اور پر آپس میں بیٹھنا چاہیے، تو وہ اسحاق ڈار کی موجودگی میں اگر کہہ رہے ہیں تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہاں پی ٹی آئی کا تو کوئی رہنما نہیں تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کو تو وہاں کوئی بندے نہیں تھے، وہاں تو وہ تو اسحاق ڈار صاحب تھے اور تاجر تھے، وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ وہ انہی کو کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائی مار کٹائی، کیونکہ اس کے بعد یہ اس میسج کے بعد، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اس میسج کے بعد دیکھیں کہ کتنے سپائلرز آئے ہیں اور کتنے زیادہ مقدمات کی بھرپان کر دی گئی ہے، اتنے مقدمات کی بھرمار کر دی گئی ہے کہ اب بلوچستان میں بھی مقدمہ درج ہو رہا ہے، وہی ایک طریقہ ہے، مقدمہ بلوچستان میں درج ہو گیا اور بلوچستان سے پولیس آ رہی ہے لاہور میں اور ان کو گرفتار کرنے کے لے کے جانے کی کوشش کرے گی۔ یہ سارا کا سارا ایک نون لیگ کا خاص طور پہ یہ پلان ہے اور حالات کو خراب کرنے کا پلان ہے کہ ہر صورت میں ان کو گرفتار کریں، کیونکہ اقتدار ان کے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو، الیکشن آج ہوں گے، 2 مہینے بعد ہوں گے، 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد ہوں گے، الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں، اور الیکشن جب بھی ہوں گے ان کو معلوم ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج جو ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا تھا، انتخابی کمپین، انتخابی مہم کا آغاز کرنا تھا، اب یہ کہتے ہیں کیونکہ عدلیہ پہ یہ حملہ آور کیوں ہو رہے ہیں کہ عدل کا ترازو برابر کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں آ سکتے، نواز شریف صاحب تو ہو نہیں سکتے ڈسکوالیفائی، ان کی ڈسکوالیفیکیشن تو ختم ہو نہیں سکتی، ان کی سزائیں ختم نہیں ہو سکتی، ان کی مفروری ختم نہیں ہو سکتی، اور اس لیے عمران خان صاحب پہ سارا زور لگایا جائے اور عدلیہ کو اتنا پریشرائز کیا جائے کہ وہ ان کی درخواست ضمانت بھی نہ سنیں۔ اور آج ہم نے دیکھا بھی کہ آج ججز جو ہیں وہ آنریبل ججز، وہ اسی لیے وہ معذرت کر رہے ہیں مقدمات سننے سے کہ ہم نے نہیں سننا، تو اس کے اثرات جو ہیں، کیونکہ آنریبل ججز جب لینا دینا کچھ نہیں ہے، انہوں نے میرٹ پہ فیصلے کرنے اور میرٹ پہ فیصلے کر کے بھی ان کو گالیاں ملنی ہیں اور ان کو دھمکیاں ملنی ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اس لیے یہ سسٹم جو ہے یہ کلیپس ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور اس سسٹم کو کلیپس ہونے کے لیے پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ آگے ہیں، اور خاص طور پہ مائنس نون لیگ، مائنس مولانا، وہ پولیٹیکل فورسز جو واقعتاً چاہتی ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہو، ملک میں آئین ہو، الیکشنز ہوں، انتخابات کی طرف بڑھا جائے، جمہوریت برقرار رہے،
तो वो फोर्सेस आए, पॉलिटिकल फोर्सेस, वो आपस में बैठ के करें, वरना ये पार्लियामान को भी ताले लगवाना चाहते हैं, ये सब कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं कि सब कुछ ताले लगें और अजीज हमवतनों बेशक आ जाएं, हम अजीज हमवतनों को भी वेलकम करेंगे। और इन्होंने माजी में किया है, जब भी बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा की हुकूमत गिराई गई, पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको फांसी जब दी जा रही थी तो यही खानदान था इस वक्त ज़ियाउल हक साहब को मजबूत कर रहा था और तगड़ा कर रहा था, उसका दस्तोबाजू बना हुआ था और तमाम राइट विंग को इकट्ठा करके तो उनको यूटिलाइज कर रहा था, अपने इख्तदार के रास्ता बना रहा था। तो वही सारा सिस्टम है, वही सब कुछ है, तो उनको सोचना चाहिए कि जनाब ये क्या हो रहा है। तो बहरहाल आज इंतखाबी रैली थी, मरियम साहिबा जल्द से जुलूस कर रही हैं, कन्वेंशन कर रही हैं, शेखुपुरा, लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान, एबटाबाद, सरगोदा, साहिबा, हर जगह वो जा चुकी हैं और वो इंतखाबी जलसे कर रही हैं, तकरीरें कर रही हैं और कन्वेंशन कर रही हैं। देयर इज नो बार, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पाबंदी है तो वो है इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ना टीवी, उनको टीवी पे भी नहीं दिखाना, उनकी तहरीर पे भी पाबंदी, उनकी तकरीर पे भी पाबंदी, उनको दिखाने पे भी पाबंदी, उनकी रिकॉर्डिंग पे भी पाबंदी और उनकी हर तरह की पाबंदी, यानी कि उनका ब्लैकआउट किया जाए टीवी स्क्रीन से। और ये समझते हैं कि शायद इससे अवाम में और इमरान खान साहब में दूरी हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। आज भी उन्होंने इंतखाबी रैली का एहतमाम करना था और इन्होंने फौरन दफा 144 लगाई। और जिस तरीके से खवातीन का आलमी दिन है आज, और खवातीन के आलमी दिन के मौके पे खवातीन पे ही इन्होंने जुल्म सितम उधर किया और आंसू गैस और जहरीली गैस और पता नहीं क्या क्या वाटर कैनन इस्तेमाल किया, तो ये सारे का सारा जो है ये हाथ पांव फूले हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने आज फिर एक बार फिर इनको रेड कार्ड दिखाया है और रेड कार्ड भी दिखाया और उसके बाद अपना मकसद भी हासिल किया और उन्होंने बता दिया कि ये कितने खौफजदा हैं, ये खौफजदा हैं। और उसकी रीज़न उन्होंने तकरीर भी की है। उन्होंने कहा है दफ़ा 144 नाफिज, सब कुछ हो गया, पुलिस आ गई, पता नहीं क्या क्या रोड ब्लॉक हो गए। और उसके बाद उन्होंने फिर अपने खुद खिताब किया, मुख्तसर खिताब, और उन्होंने कहा लोगों से कि आप बिल्कुल पुरअमन रहें और अपने अपने घरों को जाएं, क्योंकि ये पागल हो चुके हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, इलेक्शन का शेड्यूल आना ही इनके लिए सियासी मौत है। असल मामला यह है कि सियासी मौत यहीं से शुरू होती है। तो ये सारे मामलात हैं। उधर आप देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर साहब जो हैं वो वायसराय की तरह कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो इस वक्त वायसराय बने हुए हैं, ना वो आइन को मान रहे हैं, ना कानून को, ना अदालती फैसलों को। और मुशावरत के बाद भी उन्होंने कह दिया है कि मैं कोई तारीख नहीं दूंगा क्योंकि अभी हालात साजगार नहीं है। तो ये एक तरह का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को सबोटाज करने की तरफ प्रोसेस जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अनडू करने की कोशिश की जा रही है। बगावत इसको कहते हैं, बगावत असल में, कि जब आप आला तरीन अदलिया के फैसले न माने, आप कॉन्स्टिट्यूशन को न माने, आइन को न माने, कानून को न माने, तो फिर यही कुछ होता है। तो इसलिए जी बहुत ही मोहतात रहिएगा। ये अंदर से खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, और जो डरा हुआ हो, जो खौफजदा हो, वो ताकत का इस्तेमाल करता है, वो पुलिस का इस्तेमाल करता है, वो लाठी गोली और इस्तेमाल करता है, आंसू गैस चलाता है, और वो ताकत के खुमार में ये समझता है कि शायद वो पाकिस्तान के अवाम को दबा लेगा। तो पाकिस्तान के अवाम इतनी जल्दी नहीं दबेंगे। और सिस्टम भी देख रहा है, सिस्टम बहुत अच्छी तरह देख रहा है कि क्या हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।